रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस के इस लेसन में हम देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। इसके साथ कुछ और टर्म भी जो रिग्रेशन में यूज़ होती है, फॉर एग्जांपल SST, SSE, SSR क्या है और क्यों यूज़ की जाती है। टॉपिक को एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आप एक रेस्टोरेंट के ऑनर हैं, तो आमतौर पे होटल में जब भी खाना खाया जाता है तो उसके साथ, खाने के बिल के साथ समटाइम्स टिप भी ऑफर की जाती है। तो ये टिप और जो टोटल बिल अमाउंट होती है, क्या इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप होता है या नहीं होता, तो इसको आप चेक करना चाह रहे हैं। तो आप एक ऐसा मॉडल डेवलप करना चाह रहे हैं कि जिससे बिल की अमाउंट देखकर आप उसकी टिप को प्रेडिक्ट कर सकें। तो इसके लिए आप एक दिन जाके एक रेस्टोरेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करके आप ले आए और आपने 6 डिफरेंट मील्स का डाटा कलेक्ट किया और उसमें दी गई टिप। जब आपने डाटा को एवेलुएट किया तो पता चला कि आप सिर्फ टिप की अमाउंट नोट कर लिए, जबकि इसके साथ एक्चुअल बिल की अमाउंट नहीं नोट कर सके। तो फिलहाल यही आपके पास बेस्ट डाटा है, आपने इसी को यूज करने का सोचा। फर्स्ट मील टिप मिली $5, सेकंड मील टिप मिली $17 एंड थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो इस डाटा को देखते हुए जिसमें सिर्फ हमारे पास टिप अमाउंट है या एक वेरिएबल है, तो इससे हम फ्यूचर के बारे में क्या कोई प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम एक ग्राफ की मदद से विजुलाइज करते हैं। तो हमेशा जब भी आपके पास डाटा हो, अगर हम उसको विजुलाइज कर सकें तो वो उसके इम्पैक्ट को ज़्यादा अच्छा शो करता है। तो ये हमारे पास डाटा है जो अभी हमने कलेक्ट किया। ये एक्स एक्सिस है, इस पे हमने मील ले लिया, मील 1, मील 2, मील 3 अप टू 7, और यहाँ पर टिप अमाउंट को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये फर्स्ट मील का डाटा लेते हैं। तो फर्स्ट मील पे टिप जो अमाउंट रिसीव हुई वो $5। सेकंड पे टिप जो रिसीव हुई $17। इसी तरह थर्ड के लिए 11 एंड 4, 5th और 6th के लिए भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है कि अगर इस डाटा को लेते हुए हम किसी अगले डाटा के लिए कोई वैल्यू प्रेडिक्ट करना चाहें, फॉर एग्जांपल 7th मील के लिए आपसे पूछा जाए कि 7th मील में टिप अमाउंट क्या होगी, तो इस डाटा को देखते हुए या इस डाटा को यूज करते हुए क्या आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर है कि यस, नेक्स्ट जो इसकी बेस्ट प्रेडिक्शन हो सकती है वो $10 है। $10 क्यों है कि इन तमाम वैल्यूज की हमने एवरेज ली और उस एवरेज को एज ए प्रेडिक्शन वैल्यू हमने यूज किया। इसको अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं तो ये हमारे पास y बार की वैल्यू आ जाएगी 10। ये देखिए यहाँ से 8, ये 12 और ये 10, तो इसको मैंने इस लाइन से, इसका मतलब ये है कि 7th मील के बारे में अगर हम कोई बेस्ट प्रेडिक्शन करना चाहें तो ये होगी कि वो हम उस डाटा की एवरेज ले लेंगे। तो यहाँ पर जो आपने बात नोट करनी है वो ये है, with only one variable and no other information,
The best prediction for the next measurement is mean of the sample data. कि अगर हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल हो और उसको यूज करते हुए हमने उसकी किसी नेक्स्ट वैल्यू की प्रिडिक्शन करनी हो, तो वो बेस्ट प्रिडिक्शन उन तमाम वैल्यूज का मीन होगा. The variability in the tip amounts can only be explained by the tip themselves. ये देखें, ये जितनी भी टिप अमाउंट है इनमें वेरिएशन है. तो ये वेरिएशन क्यों है और हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. ये सिर्फ और सिर्फ जो टिप अमाउंट है वो खुद ही एक्सप्लेन कर सकती है कि ये वेरिएशन क्यों है. तो उसी वेरिएशन को यूज करते हुए इसकी बेस्ट प्रिडिक्शन जो है वो हमारे पास इसकी एवरेज वैल्यू. अगर इस लाइन को, ये वाली जो लाइन है, इसको मैं बेस्ट फिट लाइन भी कह सकता हूं कि इस केस में इस डाटा के लिहाज से ये वाली जो लाइन है या ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी बेस्ट फिट लाइन है. तो ये आपने की पॉइंट याद रखना. लेकिन आपने नोट किया कि ये वैल्यूज जो ओरिजिनल वैल्यूज थी ये और ये आपस में डिफरेंट है. तो इस वैल्यू से अगर ऑब्जर्व वैल्यू का डिस्टेंस निकाला जाए तो ये -5. ये सेकंड वैल्यू का देखें, ये एवरेज वैल्यू से ऑब्जर्व वैल्यू का जो एक्चुअल अमाउंट थी उसका डिफरेंस निकाला जाए तो ये 7. इसी तरह इसका 1, ये फोर्थ वैल्यू उसका -2, फिफ्थ वैल्यू का 5 और इसका. तो इन वैल्यूज का एक स्पेशल नाम भी है. इनको क्या कहते हैं? रेजिड्यूल्स. या रेजिड्यूल्स के साथ और इसको क्या कहते हैं? इसको हम एरर्स भी कहते हैं. ये ऊपर वाली वैल्यूज को अगर हम एडअप कर लें तो ये हमारे पास आएगा 12. और ये नीचे वाली वैल्यूज हैं -5, -2 एंड -5. इनको अगर हम एडअप कर लें तो ये हमारे पास -12 आएगा. तो यहां से एक और बात हमें पता चल गई कि एवरेज लाइन से एक साइड का जो डिस्टेंस है उन तमाम वैल्यूज को एडअप कर लें और उस लाइन से दूसरी तरफ जो वैल्यूज हैं इनका डिस्टेंस जो है वो एडअप कर लें तो ये दोनों सेम आएंगे लेकिन ऑपोजिट होंगे. नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि ये वही रेजिड्यूल्स मैंने यहाँ पे इस कॉलम में लिख दिए. नेक्स्ट हमने इन रेजिड्यूल्स को क्या किया? स्क्वायर कर दिया. तो -5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25. 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49. एंड ये नेक्स्ट वैल्यूज का. ये मैंने स्क्वायर क्यों किया जी? तो फर्स्ट इसकी रीजन ये है कि इनको मैं पॉजिटिव बनाना चाह रहा हूं. ये देखें, ये जब स्क्वायर किया तो उसकी खूबी ये होती है कि -5 कन्वर्ट हो गया +25 में, 7 +49 में. इसी तरह ये बाकी वैल्यूज भी
इन वैल्यूज में कन्वर्ट होगी और इनका साइन जो है डिफरेंट होगा। सेकंड ये है कि स्क्वायर करने से वैल्यू जो है, फॉर एग्जांपल -2 को जब मैंने स्क्वायर किया, ये उसकी रेजिड्यूल या डेविएशन को शो कर रहा है। इसको जब मैंने स्क्वायर किया तो ये टर्म आ गई 4, लेकिन जब मैं 5 को किया तो ये वैल्यू बन गई 25। तो यहाँ पे देखें 4 और 5 में इतना ज़्यादा आपको डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, 3 का डिफरेंस है, लेकिन 4 और 25 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो स्क्वायर करने का एक पर्पस ये होता है कि उसको पॉजिटिव कर दिया जाए, दूसरा पर्पस ये होता है कि जो लार्ज डेविएशंस हैं, जो बड़ी डेविएशंस हैं, वो और ज़्यादा एम्फेसाइज हो जाती हैं और ज़्यादा बड़ी होके वाज़ह तौर पे नज़र आती हैं। यही टेक्निक हमने बेसिक स्टैटिस्टिक्स में जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं या वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं किसी वेरिएबल का, उसमें भी यही टेक्निक यूज़ करते हैं। इसकी एक और रीज़न भी है कि अगर ये रेजिड्यूल्स को आप ऐड अप करें, इसको आप यहाँ पे सम करें, तो ये 0 वैल्यूज आती। तो 0 आने की वजह से हम इस पे कोई फर्दर कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन नहीं कर सकते। तो इस वीक पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम स्क्वेयरिंग की तरफ आ जाते हैं। इन सारों का सम कर लें। तो ये क्या बन गया, सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर्स। कि हमारे पास एरर्स थी, उनको हमने स्क्वेयर कर लिया और उसका सम लिया। तो ये टोटल अमाउंट कितनी बन गई हमारे पास, 120। इसको ग्राफिकली भी देख लेते हैं। ये वही -5, तो ये स्क्वेयर को मैंने इस बॉक्स में शो कर दिया, तो ये 25 अमाउंट, ये 49, तो ये एक स्क्वेयर बन गया। इसी तरह ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये सेकंड लास्ट और लास्ट वैल्यू। तो इससे आपको आइडिया हुआ कि ग्राफ पे अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें, इसका इम्पैक्ट देखना चाहें, तो ये कैसा नजर आएगा। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स। इन तमाम वैल्यूज को यहाँ अगर आप एडअप करके देखें तो ये 120 बना, और ये विजुअल में देखने से आपको अंदाजा भी हो रहा है कि ये स्क्वायर्स का जो एरर्स है, वो अगर उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो कैसी लुक देता है। फर्दर जब हम जाएंगे तो ये वाली शेप दोबारा भी हम यूज करेंगे। The goal of simple linear regression is to create a linear model that minimizes the sum of squares of residue SSE। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का क्रिएट करने का, बनाने का पर्पस ये है कि वो एक ऐसा मॉडल दे एक जो इस वाली वैल्यू को, जिसे हमने क्या कहा है SSE, इसको रिड्यूस कर दे या इसको मिनिमाइज कर दे। इफ आवर रिग्रेशन मॉडल इज सिग्निफिकेंट, अगर हमारा मॉडल सही है, सिग्निफिकेंट है, इट विल ईट अप मच ऑफ द रॉ SSE we had when we assumed, like this problem, that the independent variable did not even exist। अगर हमारा रिग्रेशन मॉडल सिग्निफिकेंट है, बेहतर है, तो वो क्या करेगा, इस वाले फैक्टर को SSE को रिड्यूस कर देगा।
इसको इसमें से काफ़ी अमाउंट खा जाएगा, अमाउंट कम हो जाएगी। और रिग्रेशन लाइन जब भी हम फिट करें उसको ऐसा ही करना चाहिए कि वो उसको हम बेस्ट फिट लाइन उसी वक्त कहेंगे कि अगर वो इस एसएसई को, जो कि उस सूरत में आई है जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है। ये जो हमारे पास एसएसई आई है ये सिंगल वेरिएबल की वजह से, कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टिप अमाउंट थी और कोई डाटा नहीं था। लेकिन रिग्रेशन में आपको पता है कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं। 2 वेरिएबल्स को यूज करने के बाद उस दूसरे वेरिएबल का इफेक्ट क्या आएगा कि उसको इस एरर्स के सम ऑफ स्क्वायर्स को रिड्यूस करना चाहिए। अगर तो वो ये कर सकता है या करता है तो वो वाकई एक अच्छा मॉडल है, और अगर नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे किसी काम का नहीं है। और रिग्रेशन में हम देखेंगे कि वो हमेशा ऐसा करता है या उसको करना चाहिए। किस रिग्रेशन को हम गुड फिट कहेंगे? When conducting simple linear regression with 2 variables, we will determine how good that line fits the data by comparing it to this type, where we are pretending the second variable does not even exist. ये की पॉइंट आपने याद रखना है कि रिग्रेशन को जब हम फिट करते हैं फिर हम उसको कंपेयर करते हैं, तो बेसिकली वो कंपैरिजन इस शेप से या इस पैटर्न से हो रहा होता है जिसमें हम एज्यूम ये कर रहे होते हैं कि हमारे पास दूसरा वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक वेरिएबल है। उसकी वजह से हमारे पास SSE की अमाउंट आ रही है। लेकिन अगर हम दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दें उसके रिलेशनशिप की वजह से वो इन वेरिएशन को ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर दे, तो हमारे पास ये जो वेरिएशंस हैं जो अननोन है, जो अनएक्सप्लेन्ड हैं, ये कम हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेज आके आपने डाटा दोबारा कलेक्ट किया और वो जो बिल थे, जो टिप अमाउंट आपने नोट की थी, उनके साथ जो एक्चुअल बिल थे वो अमाउंट भी आपने नोट कर ली। तो टोटल बिल 34 था, उसकी टिप 5 थी। टोटल बिल 108 था और टिप अमाउंट 17 थी। टोटल बिल 64 था और उसकी टिप अमाउंट 11 एंड सो ऑन। तो ये 6 मील्स के लिए आपने डाटा कलेक्ट कर लिया। अब हम कितने वेरिएबल्स के साथ काम कर रहे हैं? 2 वेरिएबल्स के साथ। अब हम चेक ये करना चाह रहे हैं कि अब हमारे पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, हमारे पास 2 वेरिएबल्स है, तो क्या दूसरा वेरिएबल हमारे किसी काम का है या नहीं। इसमें हम टिप अमाउंट को डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे और टोटल बिल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसकी रीज़न क्या है कि नॉर्मली हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर खाने का बिल ज़्यादा होगा तो उस पर आमतौर पर टिप भी ज़्यादा दी जाती है, और अगर बिल कम हो तो उस पर जो टिप अमाउंट दी जाती है वो भी आमतौर पर कम दी जाती है। तो बेसिकली टिप अमाउंट डिपेंड करती है एक्चुअल बिल कितना है। ये क्लियर हो गया आपको? इसका स्कैटर प्लॉट बना लेते हैं। नीचे हमने बिल अमाउंट रख ली और इसको एक प्रॉपर स्केल के जरिए हमने सेट किया। 20, 40, 60 और 120 तक ले गए और यहाँ पर टिप अमाउंट। तो इसको हम आमतौर पर पाई वेरिएबल कहते हैं
और इसको हम x भी कहते हैं। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये वाला हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। 34 अमाउंट के लिए हमारे पास जो टिप आई वो 5, और इसी तरह ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये अमाउंट। इस डाटा को देखते हुए ये हमने डाटा प्लॉट किया है, तो क्या आपको कोई लाइन का पैटर्न नजर आ रहा है इसमें से? क्या ख्याल है जी? ये लाइन इसमें से ड्रॉ की जा सकती है, बिल्कुल। और ये वाली लाइन ये भी ड्रॉ की जा सकती है। और इस लाइन के बारे में क्या ख्याल है? तो ये वाली लाइन भी इसमें से ड्रॉ की जा सकती है। तो इस लाइन से हमें ये शो हो रहा है कि जो रिलेशनशिप है ये लीनियर है लाइन की फॉर्म में। एक और अहम पॉइंट देखते हैं कि सेंटर ऑफ द डाटा वो क्या। ये बिल अमाउंट है, इसका हमने टोटल किया, नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड किया, तो ये x बार हमारे पास आ गया 74। ये हमारे पास टिप अमाउंट है, इसकी एवरेज निकाली, पहले भी हम निकाल चुके हैं। तो y बार ये हमारे पास कितना आ गया 10। तो ये x वैल्यूज यहाँ पे शो हो रही हैं, तो x बार 74, तो ये 74 यहाँ पे इसको हम ऊपर लेके गए और इधर से y बार 10, तो 10 की वैल्यूज यहाँ पे ले गए। तो जहां पे ये पॉइंट मीट किया, क्रॉस बना हुआ है ये हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये बेसिकली पॉइंट हमारे पास है x बार y बार, ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ द डाटा, या क्या कहते हैं सेंट्रॉइड। तो ये मैंने आपको क्यों शो किया, इसकी खास वजह है वो ये है कि बेस्ट फिट रिग्रेशन लाइन हमेशा सेंट्रॉइड में से गुजरेगी। रिग्रेशन लाइन डाटा के सेंटर से हमेशा गुजरेगी और उसको गुजरना चाहिए। अगर वो नहीं गुजरे तो इसका मतलब ये है कि वो रिग्रेशन लाइन सही नहीं है, हमने कोई उसमें गलती की है। तो रिग्रेशन लाइन हमारे पास ये है y hat I is equal to a plus bx। इसमें से आपको पता है कि a हमारे पास अननोन होता है और b की वैल्यू भी अननोन होती है। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये b का फार्मूला है, इस फार्मूले में पिछले टेबल को सॉल्व करते हुए वैल्यूज पुट करते हैं, ऊपर नीचे वैल्यूज, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह a का ये फार्मूला है, ये हम पहले कर चुके हैं, इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज आ जाती है। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई ये माइनस 0.8188, और जब हमने b को सॉल्व किया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0.1462। ये वाली इक्वेशन जो ओरिजिनल फॉर्म में थी इस डाटा के लिए वो इस फॉर्म में आ गई। इसकी इन स्टेप्स की मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं कर रहा, ये ऑलरेडी जो प्रीवियस क्लिप आप देख चुके हैं उनमें हमने ये कैलकुलेशन कर ली। तो यहाँ पे बताने का पर्पज ये है कि इस डाटा के लिए y hat और उसकी जो इक्वेशन बनी वो हमारे पास ये आ गई। ये जो रिग्रेशन लाइन बनी है इसको हम अभी ड्रॉ कर लेते हैं। ये वही डाटा है,
और ये रिग्रेशन लाइन आपको पता है वो हमारे पास इस फॉर्म में आ गई है, तो इस लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसकी इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, बी, और बी को हम क्या कहते हैं, स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन या डाटा की स्लोप। इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी $1 द बिल अमाउंट x इंक्रीजेस। अगर x में $1 इजाफा हो, ये 1 यूनिट का इजाफा हो, तो टिप में कितना इजाफा होगा, 0.1462। We would expect the tip amount to increase by 0.1462, या इसको 15 सेंट भी कहते हैं, बिल्कुल करीब है 15 के, तो इसको 15 सेंट या 15 पैसा। और ये हमारे पास ये होता है, इसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। ये कहता है if the bill amount is 0 then the expected predicted tip amount is -0.8188 or -82 cents। अगर यहाँ पर बिल की कोई अमाउंट ही नहीं है, वो जीरो है, तो ये फैक्टर तो जीरो हो गया, खत्म हो गया। पीछे हमारे पास सिर्फ ये वाली वैल्यू रह जाएगी। अगर कोई बिल ना हो, खाने का कोई बिल ना हो, तो फिर टिप जो बनती है वो ये बनती है। इसमें आपने जो खास बात नोट करनी है कि एग्जाम्पल और डाटा के मुताबिक वाई इंटरसेप्ट की इंटरप्रिटेशन बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। यानी समटाइम्स तो ये हमें कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, और सम केसेस में ऐसा भी होता है कि ये कोई हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो इस एग्जांपल में देखें तो ये हमें कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो हम इसकी इंटरप्रिटेशन को इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमारे पास वाई इक्वेशन आ गई, और उसमें से हमने देख लिया कि ए फैक्टर और बी फैक्टर क्या था और उनका क्या इम्पैक्ट बन रहा। ये जो हमने सबसे पहले लाइन ली थी जिसमें सिर्फ हमारे पास एक ही वेरिएबल था, with only dependent variable, the only sum of the square is due to error। तो ये हम पीछे निकाल चुके हैं SSE 120। अच्छा, अब ये देखें, ये जो एरर था ये टोटल का टोटल एरर है, और ये सिर्फ इस एरर की वजह से। तो दूसरी एक टर्म होती है, उसको हम कहते हैं SST। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, SST। ये होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, SST। तो इस केस में देखें कि टोटल वेरिएशन या एरर की वेरिएशन, ये दोनों बेसिकली सेम है, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक है। इसको अगर हम कंपेयर करें राइट साइड वाले इस ग्राफ से, जिसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स थे जो हमने रिग्रेशन से निकाले थे, उसमें ये एरर था और ये उसका स्क्वायर है। तो इसमें SST देखें 120,
और SSE क्या है ये निकालते हैं, अभी हमने निकालना है, लेकिन फार्मूला आप याद रख लें, SST माइनस SSE इज इक्वल टू SSR। इस पॉइंट को यहाँ पर अगर आपको इक्वेशन की फॉर्म में मैं समझाऊं, A प्लस BX प्लस E, ये इक्वेशन बनती है हमारे पास। इसको हम कहते हैं, इसकी वेरिएशंस को हम कहते हैं SST, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टोटल वेरिएशन। और ये जो दो पार्ट्स हैं इसको हम कहते हैं SSR और इसको हम कहते हैं SSE। तो जो टोटल वेरिएशंस हैं ये किस वजह से है, टोटल वेरिएशन किस वजह से है, रिग्रेशन की वजह से है, और ये रिग्रेशन के बगैर। तो यही बात यहाँ पे सिखाई गई है। तो इसकी वेरिएशंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास x ऑब्जर्व वैल्यूज हैं, ये टिप अमाउंट y वैल्यूज, ये हमारे पास कलेक्टेड डाटा है, ये इक्वेशन है जो हमने फिट की है। इसमें से हम एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हैं कि लाइन हमें क्या बताती है कि उसकी जो वैल्यू की प्रिडिक्शन हैं या एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं वो क्या होनी चाहिए। तो वो निकालने का क्या तरीका है, y हैट ये वाली वैल्यूज, इसमें x की वैल्यू यहाँ से ये वाली पुट की और माइनस 108 को यहाँ पर x की जगह पुट किया माइनस ये कंप्लीट इक्वेशन। इसी तरह x की तमाम वैल्यूज इस इक्वेशन में जहां जहां x था वहां पे हमने पुट कर दी। इसको फर्दर हमने सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और इस तरह ये बाकी वैल्यूज को भी हमने सॉल्व कर लिया। तो अब आप देखें ये वाला जो अमाउंट है टिप अमाउंट, ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड है, एक्चुअल टिप है, और ये हमारे पास एस्टिमेटेड है। दूसरी बात ये नोट करें कि इन वैल्यूज में और इन वैल्यूज में डिफरेंस है। डिफरेंस नजर आ रहा है ना आपको, एग्जैक्ट वैसी नहीं है, उसके क्लोज हो सकती है लेकिन डिफरेंस है। तो ये हमारी एस्टिमेटेड वैल्यूज है। इनको ग्राफ पे ड्रा करके देख लेते हैं। ये वही ग्राफ है जो हमने पीछे यूज किया, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, ये जो स्क्वायर बॉक्स हैं ये हमारी वो लाइन है जो हमने देखी थी कि जो फिटेड लाइन है उसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये बनती है। और ये पिंक पॉइंट के हैं, ये जो टिप अमाउंट हमने ऑब्जर्व की है उसकी अगर एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली जाए तो वो कौन सी बनती है, ये वाली, यहां पर ये वाली। और इस एस्टिमेटेड के अगेंस्ट जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है वो ये वाली बनती है। इस तरह ये बाकी वैल्यूज भी, इसमें हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। एक हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यूज को हम देख रहे हैं और जो पिंक कलर में है
ये हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यूज है। रेजिड्यूल्स क्या होते हैं पहले हम देख चुके हैं। क्या होते हैं जी? बिल्कुल सही, एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू का जो डिफरेंस है इसको हम क्या कहते हैं? रेजिड्यूल। तो ये मैंने ग्रीन कलर में कर दिया ताकि आपको पता चले कि इसका और इसका जो डिफरेंस है ये रेजिड्यूल्स, ये वाला और इसी तरह ये वाला। तो रेजिड्यूल्स आया कैसे? एरर्स या रेजिड्यूल्स ऑब्जर्व्ड माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यूज, ऑब्जर्व्ड बाय और प्रिडिक्टेड बाय। तो ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ 5 माइनस 4.1505 इक्वल्स टू 0.8495। सेकेंड वैल्यू के लिए आ गया 17 माइनस 14.9693 इक्वल्स टू 2.0307 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास रिग्रेशन के एरर्स आ गए या एरर्स टर्म आ गई। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि एरर्स को हमने स्क्वायर कर दिया, इसको इसी टर्म से मल्टीप्लाई किया, इसकी स्क्वायर फॉर्म ये आ गई, इसको स्क्वायर किया इसकी ये वाली आ गई। तो ये सिंपल कैलकुलेशंस है, कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हमने क्या किया कि इस वाले तमाम फैक्टर्स को ऐड अप कर लिया। तो ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आ गया? 30.075। इसको हम क्या कहते हैं? यस, SSE, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स। तो ये हमारे पास ईज हैं, एरर्स हैं, रेजिड्यूल्स हैं ग्रीन कलर में, पिछले टेबल पे हमने कैलकुलेट किए हैं, और ये उनका स्क्वायर फॉर्म में। और उसको अगर हम इस तरह के बॉक्स में कन्वर्ट करके उसका इम्पैक्ट शो करना चाहें तो ये जस्ट शो कर रहा हूँ कि ये स्क्वायर्ड हो गए। अब हम आते हैं कंपैरिजन की तरफ। ये याद है हम जब हमारे पास सिर्फ क्या था? डिपेंडेंट वेरिएबल था। डिपेंडेंट वेरिएबल से हमारा सिर्फ हमारे पास टिप अमाउंट थी, या एक ही वेरिएबल था, दूसरा डाटा हम लेना भूल गए थे। तो उसमें भी हमने SSE कैलकुलेट किया था, और वो SSE कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी थी वो 120। वहां पे हमने ये बात की थी कि अगर हम इसमें एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं, नई इंफॉर्मेशन आती है एक वेरिएबल से, उसकी मदद के थ्रू अगर हम रिग्रेशन लाइन फिट करते हैं और उस रिग्रेशन लाइन का सेम लाइंस पे चलते हुए अगर SSE फाइंड आउट करेंगे तो उसको ये वाला SSE से रिड्यूस होना चाहिए। तो ये नई लाइन के SSEs देख लेते हैं। इसमें क्या था? डिपेंडेंट वेरिएबल था और इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, यानी टिप अमाउंट जो है वो मील अमाउंट पे डिपेंड कर रही थी। तो इसका हमने एरर्स का स्क्वायर किया
तो वो ये आ गया, ये प्लस दिस एंड सो ऑन। और इस सारे को जब हमने ऐड अप किया तो ये कितना आ गया 30.075। तो ये देखिए यहाँ पे 120 है, दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ, उससे हमने रिग्रेशन लाइन फिट की तो उसने SSE की वैल्यू को कम करके 20 कर दी। इनको अगर हम इम्पैक्ट को कंबाइन करके देखें तो जस्ट ये आपके विजुअलाइजेशन के लिए है कि आपको पता हो कि ये जब हम रिड्यूस करने को कह रहे हैं तो एक्चुअल में रिड्यूस हो रहा है। तो सम ऑफ स्क्वायर SSE 120 और जो नई लाइन है जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं उसका देखें तो दोनों में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। तो तमाम एरर्स को अगर हम एक जगह कॉम्पैक्ट फॉर्म में देखें तो वो रिड्यूस हो। तो ये खास बात आपने नोट करनी है, व्हेन वी कंडक्ट द रिग्रेशन द SSE डिक्रीजेस फ्रॉम 120 टू 30.075, that is 30.075 of the sum of squares was explained or allocated to error। कहने का मतलब है कि ये 120 हमारे पास एक एरर था जो कि अननोन था, और नया वेरिएबल जब इंट्रोड्यूस करवाया तो उसके इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से उसने हमारी ये वेरिएशंस जो 120 आ रही थी उसको एक्सप्लेन किया और एक्सप्लेन करके उसके SSE है उसको कम कर दी। ये 120 में से 30.07 तो आ गया, बाकी किधर गई अमाउंट? पीछे हमने पढ़ा था SST इज इक्वल टू SSR प्लस SSE, तो टोटल हमारे पास 120 है, SSE हमने निकाल लिया, तो बाकी क्या अमाउंट आनी चाहिए 89.925। ग्राफ पे देखते हैं। इस केस में हमने देखा था कि टोटल वेरिएशन और SSE ये सेम है, SSE 120 है और SSE और SST सेम है, तो ये भी हमारे पास 120 आ गया। और इस साइड पे देख लें SST हमारे पास 120 है, माइनस ये हमारे पास SSE है, हमने फाइंड आउट किया है, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए SSR के। तो 120 माइनस 30.075 इज इक्वल टू 89.925। तो इसको हमने क्या कहा SSR। तो हमारे पास SST भी आ गया, SSE भी आ गया और SSR भी आ गया। तो ये हम ऑलरेडी तो बेसिकली ये हुआ क्या हमारे पास कि ये इक्वेशन है, ये उसकी एरर पार्ट है, ये उसका रिग्रेशन का पार्ट है और ये उसकी टोटल। तो इसकी जो वेरिएशन है उसको मैंने कहा था SST टोटल वेरिएशन, और इसको मैंने कह दिया SSR रिग्रेशन ड्यू टू एरर, और इसको मैंने कह दिया SSE रिग्रेशन ड्यू टू ये। तो बेसिकली रिग्रेशन लाइन ने किया गया है कि टोटल वेरिएशन को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। टोटल वेरिएशन को जो कि अननोन थी, अननोन वाले पार्ट को रिड्यूस कर दिया और उसमें से एक खासा पार्ट इस लाइन ने, रिग्रेशन लाइन ने एक्सप्लेन कर दिया।
कि ये जो 120 वेरिएशंस थी उसमें से बेसिकली 89.925% इसने एक्सप्लेन कर दी और बाकी इसने। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। डाटा कलेक्ट किया हमने, रिग्रेशन लाइन फिट कर दी। ऑब्वियस से क्वेश्चन है कि वो जो नया वेरिएबल आया था, जो रिग्रेशन लाइन हमने फिट किया, वो एक्चुअल डाटा में क्या इम्पैक्ट डाल सकी, तो कितनी बेहतर फिट है। तो इस कॉन्सेप्ट में अगर देखें तो ये रिग्रेशन हमारे पास स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी की एक और टेक्निक है, उसका नाम है अनोवा। ये फर्दर आप किसी कोर्स में डिटेल से स्टडी भी करेंगे। तो वो जो एरर टर्म हमारे पास आई थी उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देती है। तो SST इज इक्वल टू SSR प्लस SSE। तो रिग्रेशन लाइन ने किया गया कि टोटल वेरिएशंस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। If SSR is large, it uses up more of the SST and therefore SSE is relatively small. सिंपल सी बात है कि अगर SSR की वैल्यू बड़ी आती है तो ये छोटी होती जाएगी। सॉरी, ये यहाँ पर आपको SSR नहीं है, ये बेसिकली क्या है, SSE। तो अगर SSR की वैल्यू बड़ी होती जाएगी तो SSE की वैल्यू क्या होती जाएगी, रिड्यूस। तो रिग्रेशन लाइन अगर अच्छी फिट है तो उसमें हमेशा SSR की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और वो SSE की वैल्यू कम होती जाएगी। तो अगर इस इंफॉर्मेशन को हम एक परसेंटेज की फॉर्म में रेशियो की सूरत में शो करना चाहें तो उसके लिए जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको आर स्क्वायर से डिनोट किया जाता है और ये किसके इक्वल है, SSR डिवाइडेड बाय SST। तो ये रेशो क्या बन गई कि हमारे पास टोटल वेरिएशन है और उस वेरिएशन में से रिग्रेशन ने कितनी एक्सप्लेन की है। तो जो हमने रिग्रेशन लाइन फिट की है उसका और टोटल वेरिएशन का आपस में जो परसेंटेज है वो कितनी है। जिसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, SSR डिवाइडेड बाय SST फार्मूला है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। SSR हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं 89.925, SST हमारे पास 120 है। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.7493। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास आ गई 74%। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि टोटल वेरिएशंस जो हमारे पास 120 थी उसमें से रिग्रेशन लाइन ने जो एक्सप्लेन किया वो कितनी है, 74.93%। कि ये हमारे पास टोटल वेरिएशंस है। टोटल वेरिएशंस अगर 100 है तो उसमें से 74% जो है वो हमें पता चल गई है कि किस वजह से है। वो किस वजह से है, इस केस में
वो बिल अमाउंट की वजह से, और बाकी जो है ये हमारे पास अभी हमें नहीं पता। तो ये वाला अमाउंट जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा बड़ी अमाउंट होगी, 100 के करीब होगी, तो उतनी ही हम कहेंगे कि उस वेरिएबल ने डिटरमिन कर दिया है कि ये वेरिएशंस किस वजह से। तो रिग्रेशन का होल जो कॉन्सेप्ट है वो है ये कि वेरिएबल्स जो अननोन वेरिएशंस हैं उसको कितना ज़्यादा एक्सप्लेन करता है, डिटरमिन करता है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन उसको एक परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो इस एग्जांपल में हम ये कहेंगे कि टिप अमाउंट डिपेंड कर रही थी बिल अमाउंट पर। बिल अमाउंट और टिप अमाउंट की जब हमने रिग्रेशन फाइंड आउट की तो उसने हमें ये बताया कि बिल अमाउंट ने 74% टोटल वेरिएशंस को एक्सप्लेन किया। तो ये लाइन अच्छी फिट हुई कि नहीं हुई? यस, इसको हम कहेंगे द फिट इज गुड, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन काफी ज्यादा आया। तो ये 60, 70, 80% आए तो हम इसको कहेंगे कि फिट जो है हमारा गुड है। तो SST इज इक्वल टू SSR प्लस SSE। तो इन तमाम तीनों टर्म्स को ग्राफ की सूरत में देखते हैं। SSE का फार्मूला आपको पता है? यस, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू, उनका स्क्वायर और सम करें तो ये हमारे पास SSE आ जाता है। ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये वाला, ये ऑब्जर्व वैल्यू है। ये पिंक वाला जो पॉइंट है ये एस्टिमेटेड है रिग्रेशन लाइन का, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, या अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ब्लैक पॉइंट, ये वो पॉइंट है जो एवरेज पॉइंट है, जो कि सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में अगर डाटा होता तो फिर ये वाला होता। ओरिजिनल से y हैट का जो डिफरेंस है ये, और अगर यहां पर आप देखें तो ये हर पॉइंट के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, और इन बाकी पॉइंट्स के लिए भी निकाल के इसको सम अप करें तो ये हमारे पास SSE आ गया। SST क्या है हमारे पास, इसका फार्मूला देख लें, ओरिजिनल वैल्यूज माइनस एवरेज वैल्यूज होल स्क्वायर, और ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज है और उससे एवरेज वैल्यू है और ये वाले। तो ये बेसिकली हमारे पास टोटल वेरिएशन है SST। SSR क्या आ गया? SSR का फॉर्मूला है YI हैट यानी एस्टिमेटेड वैल्यू माइनस एवरेज वैल्यू स्क्वायर करके ये SSR आ गया। तो ग्राफिकली अगर इसको देखें तो ये हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू है और ये हमारे पास एवरेज वैल्यू। तो ये जो यहां से यहां तक का डिफरेंस है ये रिग्रेशन ने एक्सप्लेन किया। यहां से यहां तक का रिग्रेशन ने एक्सप्लेन कर दिया।
यहाँ पर एक और बात नोट करें कि ये टोटल वेरिएशन यहाँ से यहाँ तक थी और हमारे पास ये रिग्रेशन लाइन थी नहीं थी। तो रिग्रेशन लाइन बताती ये है कि ये जो वेरिएशन है ये हमें नहीं पता किस वजह से है, लेकिन रिग्रेशन लाइन हमें हेल्प आउट करती है कि ये वेरिएशन किस वजह से। तो जब हमने रिग्रेशन लाइन फिट की तो उसने इस टोटल वेरिएशंस में से ये इतनी वेरिएशंस उसने डिटरमिन कर दी, इतनी वेरिएशन हमें एक्सप्लेन कर दी कि ये जो वेरिएशंस हैं ये बिल अमाउंट की वजह से है, और ये जो ये वेरिएशन है ये स्टिल अभी हमें अननोन है। तो इस हिसाब से रिग्रेशन लाइन का फायदा हुआ ना कि हमारे पास एक ज़्यादा इंफॉर्मेशन अननोन थी, रिग्रेशन ने हमें हेल्प आउट किया, इसमें से इतना पोर्शन जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है, और वो ड्यू टू इस केस में अगर हम देखें तो बिल अमाउंट की वजह से। रीकैप कर लेते हैं जी। सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज रियली a comparison of two models. One is where the independent variable does not even exist and the other uses the best fit regression line. तो बेसिकली रिग्रेशन लाइन में हम दो मॉडल्स एज्यूम करते हैं। एक मॉडल ऐसा कि जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई नहीं होता, तो उससे हम एक मॉडल बना लेते हैं, और दूसरा जब हमारे पास दूसरा वेरिएबल आ जाता है तो उसको यूज करते हुए रिग्रेशन लाइन बनाते हैं, फिर उनका आपस में कंपैरिजन करते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, सिर्फ एक ही है, तो उसकी किसी भी नेक्स्ट वैल्यू की जो बेस्ट प्रेडिक्शन हो सकती है वो उसकी एवरेज वैल्यू या मीन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इटसेल्फ होगा। The difference between best fitted line and the observed value, the difference between best fitted line and the observed value is called residuals, और क्या नाम इसको देते हैं हम? एरर्स का। नेक्स्ट, ये जो रेजिड्यूल्स हैं इनको हम स्क्वेयर करते हैं और फिर हम इनको एड अप कर देते हैं। तो यहां से ये टर्म बनी सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ एरर्स, SSE। और रिग्रेशन लाइन का टोटल जो पर्पस ये है कि वो इस SSE वाले फैक्टर को क्या कर दे? रिड्यूस कर दे। और लास्ट में हम चेक करना चाह रहे हैं कि वो कितना रिड्यूस करती है, कि वो जो रिग्रेशन लाइन है वो कितनी ज़्यादा फिट है। इसको गुडनेस ऑफ फिट भी कहते हैं। तो वो चेक करने के लिए हमारे पास कौन सा टूल है? द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये हमें एक रेशो बताता है कि रिग्रेशन लाइन ने इतनी परसेंटेज तक वेरिएशंस जो हैं वो हमें एक्सप्लेन कर दी। मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेसन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफ़ी सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। थैंक यू वेरी मच। इस सेगमेंट में हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन को अप्लाई करने के लिए जो असम्पशन अज्यूम किए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये आपके सामने एक एग्जांपल है। स्टूडेंट्स हैं और उनके हाई स्कूल ग्रेड पॉइंट यानी जीपीए उनका है वो नोट किया गया, और उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए टेस्ट दिया, तो उस टेस्ट का कुछ स्कोर आया। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हो गए, हाई स्कूल जीपीए और कॉलेज में उन्होंने जो टेस्ट दिया उसका स्कोर। तो इसमें से हमने सब पॉपुलेशंस ले ली हैं, 1 2 3 4
ये हमने डाटा ले ली। अब इसको ड्रा कैसे किया गया ये देख लें। ये स्टूडेंट्स हैं जिनके जीपीए 1 था और ये एक से ज़्यादा स्टूडेंट है। तो इसमें से जब इनके कॉलेज के टेस्ट स्कोर चेक किए गए तो उनको यहाँ पे हमने ड्रॉ किया। तो कुछ स्टूडेंट के नंबर ये हैं, कुछ के ये आए हैं, कुछ के ये हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के नंबर ओवरलैप भी हो रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जीपीए 1 था और उनके मार्क्स आए। तो कुछ के 6 हैं, कुछ के 5 हैं, 4 हैं, इसी तरह 6.5 और ये इस तरह ड्रॉ की गई। तो ये डॉटेड लाइन आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ये बेसिकली छोटे 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 पॉइंट्स थे, इनको जब हमने ड्रॉ किया तो उसकी शेप ये नज़र आ गई। तो अभी हम फिलहाल इसी एक पॉइंट को ही कंसीडर कर रहे हैं। अब इस डाटा का जब हमने रिग्रेशन लाइन फिट की, एस्टिमेट निकाला, तो इन तमाम पॉइंट्स की एक एवरेज वैल्यू आई। वो एवरेज वैल्यू ये आ गई। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे 2 के लिए भी बहुत सारी वैल्यूज थी। 2 की जब एवरेज निकाली गई वो ये आ गई। इसी तरह थर्ड की जब एवरेज निकाली वो ये, और फोर्थ की एवरेज हमारे पास ये वाली आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या गया कि इन डॉटेड पॉइंट्स को अगर हम आपस में कनेक्ट कर दें तो ये एक लाइन की शेप बन गई। तो ये बेसिकली जो लाइन है ये इस इक्वेशन के थ्रू ही हमारे पास आई है। जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है वो इस शेप की है, yi इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस ई। ये वाला जो एक फैक्टर है एरर टर्म का, ये इसमें ऐड होता है। तो अगर इस एक खास वैल्यू को आप नोट करें, इस वैल्यू को, तो इसका जो फार्मूला बनेगा कि ये इक्वेशन लाइन तो वही है, ये वाली लाइन है जो कि इस पैटर्न के तहत है, लेकिन ये वैल्यू आपने देखा है कि इस लाइन पे नहीं है, लाइन से हट के है। तो वो कितनी हट के है वो फैक्टर हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। तो इसको हम एरर कहते हैं या रेजिड्यूल कहते हैं। तो अगर इसी तरह इस पॉइंट के लिए देखेंगे तो ये ई की वैल्यू कुछ और होगी, इसके लिए देखेंगे तो ई कुछ और होगी। तो जनरल फार्मूला हमारे पास ये बन गया कि ये एक इक्वेशन का फार्मूला है और प्लस जो डिफरेंस है उसकी वजह से ये वैल्यूज आ रही है, और ये जो लाइन है उसकी इक्वेशन ये आ गई। तो ये सारा आपको बैकग्राउंड बताने का पर्पज़ ये है कि लीस्ट स्क्वायर लाइन की जब हमने बेसिक पढ़ी थी और फिटिंग पढ़ी थी तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो रही थी। अब हम एक बात जो और आपने नोट करनी है कि इस शेप को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये जो y वाला पॉइंट है ना ये सेंटर में यहाँ पे आ गया 6। इस पॉइंट से पहले क्या होगा, ये 5.5, ये 5 होगा, ये इसी तरह, तो ये 6 और ये 6 से नीचे वाले पॉइंट्स इसी तरह ये अज्यूम हम कर लेते हैं 6.5 है, ये 7 है, ये 7.5 है, ये 8 है और इस तरह ये। तो ये सिर्फ ये 1 जीपीए को कंसीडर करते हुए ये जो शेप आ रही है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसकी एवरेज वैल्यू कैसे आएगी। तो जिसका जीपीए 1 था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका जीपीए 1 था, तो उनके मार्क्स कितने आए हैं 6। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, तो इस तरह चलते हुए लाइन ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी वैल्यू 6.5 आई होगी और कुछ के ये फैक्टर 7 था, कुछ के 8 हैं और इसी तरह ये 8.5 और इसी तरह बिलो आए तो ये ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 6 आए थे उनकी फ्रीक्वेंसी या तादाद सबसे ज़्यादा है, और जिनके उससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं उनकी तादाद कम है। फिर जिनके मार्क्स
उससे ज़्यादा आए थे उनकी कम है। तो ये एक इस तरह की शेप बन रही है कि सेंटर में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, फिर जैसे जैसे मार्क्स बढ़ते जाते हैं वो कम होते जाते हैं, और इसी तरह जिन स्टूडेंट के मार्क्स इससे कम है तो वो इस साइड पे आ गए। तो ये जो शेप बनी है, ये अगर आप देखें तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है। इस तरह की शेप को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कहते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारे पास डाटा आता है, ये काफ़ी सारे डॉट्स हैं। अगर इनको ये नीचे वाली शेप में आप ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह की शेप बनेगी, और इस वाली डाटा को भी अगर आप एक पैटर्न के साथ ड्रॉ करेंगे और इस एंगल से देखेंगे तो ये शेप भी आपको इस तरह की नज़र आएगी। और सेम यहाँ पे भी, और ये वाला जो डाटा है इसकी शेप भी ऐसे ही आएगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो डाटा है इसकी अगर हम शेप चेक करें इस एंगल के तहत तो वो शेप इस तरह की बन रही है, और इस तरह की क्यों बन रही है ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जब भी हम लीस्ट स्क्वायर लाइन फिट करेंगे तो उससे पहले डाटा के बिहेवियर के बारे में हम कुछ चीज़ें एज्यूम करते हैं, उन्हीं की बेस पे हम इस लाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट एजम्पशन है, जो पहली बात है, वो हम ये कंसीडर करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर फंक्शन। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब है कि ये हमारे पास एक लाइन है, ये दो वेरिएबल्स हैं गिवन डाटा में जैसे होते हैं, ये आपस में इनका जो बिहेवियर है, जो रिलेशनशिप है, वो लीनियर फॉर्म में है। लीनियर फॉर्म से मुराद ये है कि अगर इसका हम ये x और ये y वैल्यूज़ हैं इनको ड्रॉ करें तो इससे जो शेप आएगी वो एक लाइन की सूरत में होगी। इस तरह की हो सकती है लाइन, इस तरह की हो सकती है, इस तरह की लाइन हो सकती है। तो ये शेप इस तरह की होगी। ये जो कर्व है ये कर्व की फॉर्म में नहीं होगी। कर्व की फॉर्म अगर हो तो वो कैसे बनेगी कि इसकी शेप ऐसी नहीं होगी, या डेटा इस तरह का नहीं होगा, यानी ये वाली शेप्स नहीं होगी। सेकंड एजम्पशन क्या है कि जो एरर टर्म्स हैं हमारी वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इसको भी हम देख लेते हैं। ये आपको याद होगा कि हमारे पास x और y का डाटा था। ये कुछ y की वैल्यूज़ हैं, कुछ x की वैल्यूज़ हैं। फिर हमने कुछ कैलकुलेशन की थी, वो कैलकुलेशन से ये वाली इक्वेशन हमने बनाई। इस इक्वेशन की a और b की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाती हैं। x की वैल्यू हम पुट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो y की एक वैल्यू आ जाती है। यानी ये एक y ओरिजिनल वैल्यू है, ये एस्टिमेटेड है, ये ओरिजिनल है, ये एस्टिमेटेड है। तो इस तरह ये पूरा टेबल कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट हमने पढ़ा हुआ था e। e क्या होता है? yi माइनस yi हैट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ei1 होगा, ei1 ये क्या होगा? y1 पहली वैल्यू माइनस y1 हैट। ये e2 कैसे होगा? e2 ये y2 माइनस y2 हैट। इसी तरह e3 e4 e5। तो जनरल नेम इसका हमने रख लिया ei। तो इसमें ये कह रहा है कि ei और ej, यानी एक टर्म अगर ei है तो उससे नेक्स्ट वाली कौन सी होगी? ej। फॉर एग्जांपल अगर पहली है तो नेक्स्ट e2 होगी। अगर इसी तरह e4 है
तो नेक्स्ट क्या हो जाएगी E5। ये जो टर्म हो जाएगी E1 E2 E3 ये आपस में इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि इस लाइन के इस पॉइंट का ये दूसरी वाली वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसी तरह इसका तीसरी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो अगर इस तरह का रिलेशनशिप है तो इसको हम कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट है। इसी के साथ और पॉइंट है कि ई का रिलेशनशिप अगर हम एक्स के साथ चेक करें तो वो भी हम एज्यूम करते हैं कि ई और एक्स आपस में एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे। तो ये दो अजम्पशन हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट assumption है the errors EI are normally distributed। EI 1 2 3 4 5 EI is equal to I 1 to n, ये तमाम वैल्यूज को अगर आप समम करें तो क्या होगा 0। इसको दूसरे लफ्ज़ों में लिखना चाहें तो इसको हम कहेंगे मीन ऑफ EI is equal to 0। ये जो रेजिड्यूल या एरर है इसका अगर एवरेज इफेक्ट निकालें, मीन निकालें तो वो 0 होगा। ये वाला assumption देखें, the errors EI have equal variance denoted by sigma square for all values of x। ये पिछले टेबल को अगर हम फॉलो करें, y x था, फिर हमारे पास y हैट आ गया, नेक्स्ट हमारे पास e आ गया। e मैं बता चुका हूँ कि कैसे निकालना। अब नेक्स्ट आप ये करें कि EI का अगर आप वेरिएंस निकालें, वेरिएंस का फार्मूला हम ऑलरेडी स्टैट के जो बेसिक कोर्सेज हैं उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अगर EI का वेरिएंस निकाला जाए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कांस्टेंट आएगा। शेप की मदद से ये चीज़ मैं आपको, ये देखें वेरिएंस बेसिकली क्या आता है कि ये वैल्यूज जो हैं आपस में एक दूसरे से कितनी दूर हैं, इनका स्प्रेड आउट कितना है, वेरिएशन कितना है। तो वहां पे जो एजम्पशन है वो ये है कि इनका वेरिएंस, अच्छा इस ओवरऑल इस सारे डाटा का पैटर्न देखें तो ये सेंटर से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो वेरिएशन है वो, और जो इसकी वेरिएशन है ये एक जैसी लग रही है। इसी तरह इस डाटा की वेरिएशन और इस डाटा की वेरिएशन आप देखेंगे कि इसी स्टाइल की है। इस assumption में इसी बात को बयान किया गया है कि वो जो वेरिएंस है वो इक्वल है। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके देखें तो ये मीन हमारे पास ये आ गया और सेकंड आ गया वेरिएंस ऑफ EI, ये हमारे पास आ गया सिग्मा स्क्वायर। इसको हम कहेंगे कि ये सेम फैक्टर है, कांस्टेंट है तमाम वैल्यूज के लिए। तो इन दोनों को कंबाइन करके ये शेप ये भी बन गई, द एरर्स EI आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की आपको शेप पता है? जी हाँ, पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो ये इसके हमने कुछ assumption देखे, इसको सम अप कर लेते हैं। द मीन ऑफ द responses इज अ लीनियर फंक्शन। responses से मुराद ये है कि y वेरिएबल, कि y और x का जो आपस में रिलेशनशिप है वो लीनियर है। एरर्स जो हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट ये है कि एरर्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि एरर्स की जो शेप बनती है वो हमने देखी है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह की। द एरर्स हैव इक्वल वेरिएंस।
कि उन एरर्स का जो स्प्रेड आउट है उसकी अगर शेप देखें तो उसको चेक करने के लिए हम वेरिएंस यूज़ करते हैं, तो वेरिएंस उसका तमाम वैल्यूज़ के लिए आपको सेम नज़र आता है। तो इन एजम्पशन को याद कैसे रखा जाए, कॉम्प्लिकेटेड से लगते हैं, लेकिन ये मैंने इसका आपको वे आउट बताया जिससे आपको ये याद रखना बड़ा ही सिंपल हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वैल्यूज़ को अगर कंबाइन करें लीनियर फंक्शन से एल, इंडिपेंडेंट आई, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड से एन याद रखें और इक्वल वेरिएंस से, तो इनको कंबाइन करें तो ये बन जाएगा लाइन। तो रिग्रेशन इस सब्जेक्ट में हम बेसिकली स्टडी क्या कर रहे हैं, जी हाँ लाइन्स ही तो स्टडी कर रहे हैं। तो इसके एजम्पशन को याद करने का ये एक ईजी वे होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइंस की कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, वो क्या है। द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द डाटा। यहाँ पे सेंटर ऑफ द डाटा से मुराद एवरेज ऑफ द डाटा। इसका मतलब ये है कि ये अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ये x है, ये हमारे पास y है, यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज हैं, इसकी कोई ना कोई एवरेज वैल्यू आएगी। इसी तरह ये y है और y की कोई ना कोई एवरेज वैल्यू होगी। तो अगर ये वाला पॉइंट x और y का निकालें तो ये एवरेज पॉइंट है, यानी ये ऐसा पॉइंट है जिसपे x की वैल्यू भी एवरेज बनती है और y की वैल्यू भी एवरेज बनती है। तो रिग्रेशन लाइन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो हमेशा इस वाले पॉइंट से होकर गुजरेगी। इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये जो लाइन है हमेशा x बार और y बार एक पॉइंट है उसमें से लाजमी गुजरती है। तो ये जो एवरेज है x बार की वैल्यू आ गई और ये इसकी y बार की वैल्यू आ गई। ये मैंने भी कैलकुलेट नहीं की, लेकिन रफली आपको आइडिया हो गया कि x और y बार की वैल्यूज आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, ei, ये हम पढ़ चुके हैं क्या है, yi माइनस yi हैट। ये कहता है द सम ऑफ, ये सम हो गया, डेविएशन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज फ्रॉम लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन, कि y वैल्यू से रिग्रेशन लाइन की जो डेविएशन है, जो डिफरेंस है, जो फर्क है, इस सारे को अगर हम सम अप करें तो ये किसके इक्वल है, 0 को। इसको आप खुद से वेरीफाई करें, कोई भी डाटा लें उस पर ये इक्वेशन फिट करें, वहाँ से yi और y हैट निकालें और ei निकालें, तो e को सम करें तो चेक करें कि ये प्रॉपर्टीज फुलफिल होती है या नहीं। The sum of square deviation of the observed values of y from the least square line is minimum। ये ei हमारे पास डेविएशंस हैं, yi y माइनस, इससे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, मिनिमम। नेक्स्ट ये है कि द लाइन फिटेड बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड इज बेस्ट फिट लाइन। बेस्ट फिट लाइन इसलिए है कि मीन हम ऊपर देख चुके हैं 0 है और वेरिएंस कम आ रहा है। तो ये जो हमारे लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर हैं या इस एस्टिमेट्स हैं, इनको हम ब्लू भी कहते हैं, BLU। B stand for best, L stand for linear, पीछे हमने लीनियर के बारे में पढ़ा है ये लाइन। और एक और क्वालिटी होती है, इसको हम कहते हैं अनबाइस्ड, और E स्टैंड फॉर
एस्टिमेटर। तो सिंपल हम ये कहेंगे लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर जो है वो एक प्रॉपर्टी है, उसको ब्लू के नाम से इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी फुलफिल करते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे कि लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स जो हैं वो ब्लू हैं, तो आप उसको कह सकते हैं कि यस ये ब्लू है। और ब्लू में क्या क्या आ जाता है? बेस्ट है, लीनियर है, अनबाइस्ड है, एस्टिमेटर। तो ये आपने ब्लू याद रखना।